Hello friends, welcome to your channel World of Education. Today in this video we will learn about the hypothesis. Hypothesis का मीनिंग क्या है, hypothesis के types and hypothesis की characteristics, right? तो चलिए देखते हैं hypothesis, लेकिन उसको hypothesis पढ़ने से पहले हम एक बार देखते हैं research process. रिसर्च प्रोसेस देखनी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथेसिस को, रिसर्च प्रोसेस का कौन सा स्टेप है, राइट? देखिए, फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड स्टेज पे लिटरेचर रिव्यू करते हैं। थर्ड स्टेज पे सेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं एंड हाइपोथेसिस बनाते हैं। फोर्थ स्टेप पे हम स्टडी डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं। फिफ्थ स्टेप पे सैम्पल डिज़ाइन। सिक्स्थ पे डेटा कलेक्ट करते हैं। सेवन्थ स्टेप पे हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं और एंड लास्ट में अपनी रिपोर्ट्स लिखते हैं। जो कंक्लूजन्स मिले हैं, जो रिजल्ट मिले हैं, उनको एक रिपोर्ट में लिखते हैं। तो जो हाइपोथेसिस है वो हमारा थर्ड स्टेप है। सेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। ऑब्जेक्टिव्स की बात अलग है, इसकी बात हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे रिसर्च क्वेश्चंस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस के प्लेस पर बनाए जाते हैं, यानी कोई ऐसी रिसर्च है जिसमें हाइपोथेसिस रिसर्चर ने नहीं बनाई है तो उसकी जगह पे क्या बनाएगा? हाइपोथेसिस की जगह पे रिसर्च क्वेश्चन। ये बात ध्यान रखिएगा, रिसर्च क्वेश्चंस रिसर्च हाइपोथेसिस की जगह पर बनाए जाते हैं। तो आइए हाइपोथेसिस देखते हैं। हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट, यानी ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होगी। स्टेटमेंट की फॉर्म में तो होगी, लेकिन कैसे? प्रिडिक्टिव, यानी जो कुछ प्रिडिक्ट करे, जो आपको कुछ बताए। ये क्या बताने वाली है? ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स बताने वाली है आपने। इसके बाद कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड, यानी ऐसी स्टेटमेंट हो जिसको हम टेस्ट कर सकें बाय साइंटिफिक मेथड। अब कैसे टेस्ट करेंगे? साइंटिफिक मेथड से। यहाँ साइंटिफिक मेथड का क्या मतलब है? ऐसा मेथड जो सिस्टमैटिक हो, ऐसा मेथड जो सिस्टमैटिक हो। जहां भी वर्ड साइंटिफिक आए तो वहां आपने हमेशा सिस्टमैटिक इक्विवेलेंट मानना है। साइंटिफिक मेथड का ये मतलब नहीं है कि हम न्यूटन कुछ लॉ लगाने वाले हैं, नहीं। साइंटिफिक मेथड का मतलब है ऐसा मेथड जो सिस्टमैटिक हो, दैट रिलेट्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू सम डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये हाइपोथेसिस क्या करती है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में रिलेशन बताती है, उन दोनों को आपस में रिलेट करने का काम करती है। तो अब ये इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एक बार हम देख लेते हैं, ये क्या क्या चीज़ होती है, ये भी जानने ज़रूरी है। हाइपोथेसिस का अगर मीनिंग प्रॉपर पता होना चाहिए। वेरिएबल्स इज एनीथिंग दैट वेरीज, कोई भी चीज़, कोई भी जो वेरी करती है वो वेरिएबल है। जैसे एज वेरी करती है, आपकी कुछ एज है, मेरी कुछ और एज है, डिफरेंट डिफरेंट एज के सभी होते हैं। क्लास ग्रेड भी वेरी कर सकती है, आई कलर भी वेरी करता है, इनकम एक्सपेंसेस ये सब क्या है? वेरी करते हैं। वेरी का मतलब क्या है? कि जिसमें उतार चढ़ाव की गुंजाइश हो, जिसमें चेंजेस की गुंजाइश हो, उसे हम कहेंगे वेरी करना। तो इन ये सब जो मैंने लिखे वेरिएबल्स, इनमें उतार चढ़ाव की गुंजाइश है तो इनको हम वेरिएबल कह सकते हैं। तो बात ये आती है कि अगर ये वेरिएबल्स हैं तो नॉन वेरिएबल्स को क्या हैं? अगर ये वेरिएबल्स हैं तो नॉन वेरिएबल्स क्या है? देखिए, कोई भी ऐसी चीज जिसमें जो वेरी नहीं कर सकती वो क्या है? नॉन वेरिएबल है। अब ऐसी कौन सी चीज है जो वेरी नहीं करती? तो देखिए, एटॉमिक मास है, वेरी नहीं करता, एटॉमिक मास हमेशा एक जैसा रहेगा। और क्या क्या वेरी नहीं करता? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स
मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, इनटू, ये भी वैरी नहीं करते हैं, हमेशा इनकी वैल्यू सेम रहेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैरी नहीं करती हैं, तो हम उनको वेरिएबल्स नहीं कहेंगे, ये वेरिएबल्स नहीं कहलाएंगे। वेरिएबल्स सिर्फ वो कहलाएंगे जो वैरी करते हैं। अब वेरिएबल्स में भी कई टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरवेनिंग एंड कंट्रोल्ड। और यहाँ हमें इफेक्ट किसका देखना है? सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन देखना है। यहाँ पर हमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन देखना है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कॉज, कारण, किसी भी उतार चढ़ाव का कारण क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है इफेक्ट, यानी उसका प्रभाव क्या है। आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की कई जगह अलग अलग मीनिंग मिल सकते हैं कि जिन वेरिएबल्स में हम मैनिपुलेट करते हैं, इंडिपेंडेंट है उनका मैनिपुलेशन के बाद उनका रिजल्ट देखते हैं, डिपेंडेंट है, इस तरह की। तो आपको मैं बहुत इजी वे बताऊंगी कि आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह से याद रखेंगे। आप हमेशा याद रखना कि जो कॉज होता है यानी जो कारण होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि जो इफेक्ट यानी प्रभाव जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर। स्मोकिंग से क्या होता है? कैंसर होता है। तो स्मोकिंग क्या है? कारण, और उसका प्रभाव क्या होगा? कैंसर। ठीक है, ये कैंसर क्या है? प्रभाव। तो मैंने बताया था कारण क्या होता है? कारण होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्रभाव होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें स्मोकिंग हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कैंसर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। आई होप आपको हाइपोथेसिस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हाइपोथेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाइपोथेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक जानने से पहले हम एक बार देखते हैं रिसर्च प्रोपोजिशंस। रिसर्च प्रोपोजिशंस क्या होती हैं? तो देखिए, इट इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट दैट मे बी जज एज ट्रू और फॉल्स। हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे? जज करेंगे। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। और जब इस तरह के स्टेटमेंट को हमने क्या किया? फॉर्मुलेट किया टेस्ट करने के लिए, तो हमारी वो प्रोपोजिशन क्या कहलाएगी? हाइपोथेसिस कहलाएगी। इसको और अच्छे तरीके से एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, राइट, वो रोज एक्सरसाइज करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो रोज एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने से उनका क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होने से एनर्जी लेवल उनका बना रहता है। एनर्जी लेवल बने रहने की वजह से क्या होता है? उनका जो एकेडमिक स्कोर है उसमें इंक्रीमेंट होता है। उनका एकेडमिक स्कोर जो है उसमें इंक्रीमेंट होता है, एकेडमिक स्कोर उनका बढ़ जाता है, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया कि एक कोई फिनोमिना था उसको ऑब्जर्व किया। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था, एक कॉन्सेप्ट था ये हमारा कि हो सकता है एक्सरसाइज, ये अभी हमने टेस्ट नहीं किया ट्रू या फॉल्स। ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। हमने तो जस्ट जज किया। क्या किया? ये कॉन्सेप्ट हमने जस्ट जज किया। तो ये एक कॉन्सेप्ट हमने ऑब्जर्व किया, कुछ हमने लॉजिक लगाया होगा, कुछ अपनी रीजनिंग लगाई होगी कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, लॉजिक या रीजनिंग लगाई होगी। उसके बेसिस पे हमने इसको
जज किया होगा, राइट। तो इस तरह से ये क्या बना, प्रोपोजिशन बन गई। क्या बन गई, प्रोपोजिशन बन गई। ये क्या बन गई, प्रोपोजिशन। यहां पर लिख देती हूं मैं, ये प्रोपोजिशन बन गई। अब इस तरह से जो हमने एक जजमेंट निकाली है, इस जजमेंट से हम कोई एक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। हम क्या स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, हम ये स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि एक्सरसाइज जो स्टूडेंट का एकेडमिक स्कोर है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट रखती है। क्या हम एक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि एक्सरसाइज हैव द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द एकेडमिक स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स। या फिर हम इससे एक ये स्टेटमेंट भी बना सकते हैं कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड एकेडमिक स्कोर ऑफ स्टूडेंट। एक्सरसाइज एंड एकेडमिक स्कोर के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है, ये भी हम स्टेटमेंट बना सकते हैं। या हम ये स्टेटमेंट बना सकते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड एकेडमिक स्कोर, ये भी बना सकते हैं। ये हमने क्या बनाई, एक स्टेटमेंट बनाई, एक जजमेंट बनाई है। अभी तक हम जजमेंट की बात कर रहे हैं और इसी स्टेटमेंट को, इसी जजमेंट को हम प्रोपोजिशन कहेंगे। अब जब ये जो प्रोपोजिशन है इसको हम टेस्ट करने के लिए फॉर्मुलेट कर लेंगे। किस लिए फॉर्मुलेट करी हमने, अब हम इसको फॉर्मुलेट किया टेस्ट करने के लिए। तो ये प्रोपोजिशन क्या बन जाएगी, हाइपोथेसिस बन जाएगी। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है हाइपोथेसिस के बैकग्राउंड में क्या कहानी है, हाइपोथेसिस बनती कैसे है, प्रोपोजिशन होती क्या है। तो कई बार क्वेश्चंस आ जाता है रिसर्च प्रोपोजिशन क्या होती है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट की स्टेटमेंट है जिसको हम जज करते हैं, जो ट्रू भी है हो सकती है या फॉल्स भी हम जज कर सकते हैं। और जब इस तरह की स्टेटमेंट को हम टेस्ट करने के लिए फॉर्मुलेट कर लेते हैं तो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर टेस्ट भी हम कैसा टेस्ट करेंगे, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है एम्पिरिकल। इसका क्या मतलब होता है, एम्पिरिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन एविडेंसेस। एम्पिरिकल का मतलब होता है इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन एविडेंसेस, राइट। अब ये एविडेंसेस कैसे मिल सकते हैं, एविडेंसेस बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस। कैसे मिल सकते हैं एविडेंसेस, ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंसेस के बेस पे ये एविडेंसेस मिल सकते हैं। और कोई भी चीज़ हमारी ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस पे बेस्ड है उसको हम एम्पेरिकल कहेंगे, राइट। अब ये एम्पेरिकल टेस्टिंग क्या है, एम्पेरिकल टेस्टिंग का मतलब है इस तरह का मेथड, इस तरह का टेस्टिंग मेथड which is based on observation and experiences, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। ऐसा कोई भी मेथड जो हमारी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। ये की पॉइंट्स हैं आपके ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस, ये की पॉइंट्स हैं एम्पिरिकल के लिए। जैसे ही एम्पिरिकल कभी आपके सामने जैसे ही वर्ड आए तो हमेशा आपके दिमाग में ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंसेस आना चाहिए, राइट। यानी जो ऐसा
कोई भी टेस्टिंग मेथड जो हमारे ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है उसे हम कहेंगे एम्पिरिकल टेस्टिंग मेथड, राइट। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हाइपोथेसिस की। तो हाइपोथेसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो मीनिंग में से निकल आती है। जैसे कि मीनिंग में क्या था कि हाइपोथेसिस के मीनिंग में इट इज़ अ स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात, इट इज़ अ प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है, प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट है। दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताती है, वो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। इट शुड बी, इसके अलावा और जो बाकी की कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि हम मीनिंग में नहीं ड्राइव कर सकते मीनिंग से, वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इट शुड बी क्लियर, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। हाइपोथेसिस हमेशा क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। इसके बाद कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड, ये हम मीनिंग में से निकाल सकते थे इसकी कैरेक्टरिस्टिक कि हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिसको हम टेस्ट कर सके कैसे, या तो ऑब्जर्वेशन से कर सके या फिर एक्सपीरियंसेस से कर सके टेस्ट। तो बीइंग टेस्टेड ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अच्छा, कोई भी ऐसी हाइपोथेसिस अगर हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते तो वो हमारी हाइपोथेसिस नहीं होगी। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको आप टेस्ट नहीं कर सकते तो वो आपकी हाइपोथेसिस नहीं होगी। शुड मेंटेन द बैलेंस विथ ऑब्जेक्टिव्स, हमारे कुछ रिसर्च में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी जो हम रिसर्च में जानना चाहते हैं, हम रिसर्च किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्या हम रिजल्ट पाना चाहते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स के साथ बैलेंस्ड होनी चाहिए। स्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये भी क्लियर है, ये वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताती है। कौन से वेरिएबल्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। कैन बी टेस्टेड विथ एम्पिरिकल एविडेंसेस, ये भी ठीक बात है, इसको भी हम कर चुके हैं कि वो किसी भी एम्पेरिकल एविडेंसेस के थ्रू टेस्ट की जा सके। दी हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू सम थ्योरी, हाइपोथेसिस जो है कुछ थ्योरीज वगैरह के साथ रिलेट करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि देखिए, हाइपोथेसिस के सपोर्ट में कोई थ्योरी है या कोई प्रिंसिपल है, कोई एविडेंस है, वो हमेशा होना चाहिए। अगर उसके सपोर्ट में कुछ नहीं होगा हाइपोथेसिस के सपोर्ट में, तो वो एक जजमेंट बन जाएगी, और वो जजमेंट क्या कहलाएगी, प्रोपोजिशन कहलाएगी, राइट। तो हमेशा हाइपोथेसिस कभी जजमेंट की फॉर्म में नहीं होती है। हाइपोथेसिस के पीछे कुछ थ्योरेटिकल रेफरेंसेस होते हैं। हम अपनी मर्जी से हाइपोथेसिस नहीं बनाते। हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं तो उनके बैकग्राउंड में हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक हाइपोथेसिस बना रहे थे कि एक्सरसाइज से एकेडमिक स्कोर इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज एंड एकेडमिक स्कोर, इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंसेस होने चाहिए। एविडेंसेस कैसे, जैसे हो सकता है कुछ रिसर्च हुई हो जो इनके बीच के इफ़ेक्ट, क्या दोनों में क्या रिलेशन है वो बताती हो, राइट। या इस तरह की कोई थ्योरी फॉर्मुलेट हो या एक्सरसाइज या एकेडमिक स्कोर के कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हों जो दोनों में मिलते हों, उनके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज हैव द इफेक्ट ऑन एकेडमिक स्कोर। तो इसलिए हमेशा कुछ थ्योरी से रिलेट करनी चाहिए हाइपोथेसिस, राइट। तो यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आ गई हैं। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं हाइपोथेसिस के टाइप्स क्या हैं। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। देखिए, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल जो टाइप है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। सेकेंड इज सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, फोर्थ इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, कैजुअल हाइपोथेसिस एंड एम्पिरिकल हाइपोथेसिस, राइट। आइए अब देखते हैं डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की। डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है।
तो सबसे पहले ना इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप कि ये रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है। हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते थे, उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते थे। तो देखिए अगर मान लीजिए ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड एकेडमिक स्कोर ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का एकेडमिक स्कोर और स्टूडेंट के इकोनॉमिक बैकग्राउंड में क्या कोई रिलेशन है, इसको आप टेस्ट करना चाहते हैं। तो जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो अगर रिस्पॉन्स जो होगा या इसका सॉल्यूशन क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, या तो यस होगा, आप क्या कहेंगे कि या तो आप ये कहेंगे कि यस देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड एकेडमिक स्कोर ऑफ द स्टूडेंट, या फिर आप कहेंगे नो, ठीक है। अगर यस है तो यस में भी या तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर नो है तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं, या फिर आप हो सकता है यस तो कहें लेकिन आपको ये ना पता हो कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, राइट। इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक क्लास में, और क्लियरिटी के लिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। आपने क्लास में एक क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट से कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड एकेडमिक स्कोर इन दोनों में आपस में रिलेशन है या नहीं है, तो उसके रिस्पॉन्सेस कैसे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे यस बिल्कुल है, कुछ स्टूडेंट कहेंगे नो, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अगर कि यस है तो यस वाले स्टूडेंट में भी दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, और एक ऐसे यस वाले स्टूडेंट होंगे जिनको डायरेक्शन नहीं पता, जो नहीं बता सकते नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन हाँ वो ये कह सकते हैं कि रिलेशन तो है, ये नहीं पता कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, राइट। तो जब इस तरह की हाइपोथेसिस हम बनाते हैं जो हमें एक डायरेक्शन बताए, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों में से एक डायरेक्शन बताए, उसको हम डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। क्योंकि इस तरह की जो हाइपोथेसिस है हमें एक डायरेक्शन बताती है, डायरेक्शन यानी या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। कहीं कहीं सिर्फ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखा होता है, जबकि इसको पूरा हम डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। और ऐसी हाइपोथेसिस जो या तो नो का है या फिर अगर यस भी कहे तो डायरेक्शन नहीं बताए, यानी कि नॉन डायरेक्शनल नल हाइपोथेसिस, यानी ऐसी हाइपोथेसिस जो डायरेक्शन लेस है, जो आपको डायरेक्शन नहीं बताएगी, उसे हम कहेंगे नॉन डायरेक्शनल नल हाइपोथेसिस। कभी कभी कहीं कहीं सिर्फ नल हाइपोथेसिस भी लिखा होता है, तो इसको आप पूरा पढ़ें, राइट। अब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन कई बार इस तरह से आता है कि ये किस टाइप की हाइपोथेसिस है। तो नल हाइपोथेसिस स्टूडेंट क्या समझते हैं कि ऐसी हाइपोथेसिस जिसमें नो आ जाए तो वो नल हाइपोथेसिस होगी। मोस्टली स्टूडेंट नल हाइपोथेसिस का मतलब ही ये लगाते हैं, नल का मतलब कुछ नहीं, तो जिसमें नो आ गया तो वो हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है ऐसी हाइपोथेसिस जो नॉन डायरेक्शनल है, जो आपको डायरेक्शन नहीं बताए। एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड एकेडमिक स्कोर ऑफ स्टूडेंट। ईबी का मतलब यहाँ इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एएस का मतलब यहाँ एकेडमिक स्कोर है। देयर इज नो रिलेशन, ये हाइपोथेसिस क्या बता रही है कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड एकेडमिक स्कोर में कोई रिलेशन नहीं है, यानी ये डायरेक्शन तो बता ही नहीं रही। सेकंड देखते हैं, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड एकेडमिक स्कोर ऑफ स्टूडेंट, कि एकेडमिक स्कोर एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बीच में रिलेशन है।
अब इस हाइपोथेसिस में देखिए कहीं नो है, नहीं है, नो तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, बट स्टिल इट इज नल हाइपोथेसिस। कौन सी हाइपोथेसिस है ये? नल हाइपोथेसिस। अगर इस तरह की हाइपोथेसिस आपके एग्जाम में आ गई और पूछा कि ये किस तरह की हाइपोथेसिस है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि इसको आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना दें। ये नल हाइपोथेसिस है। हमेशा ऐसी हाइपोथेसिस, कोई भी हाइपोथेसिस जो डायरेक्शन ना बताए वो नल हाइपोथेसिस होगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना। देखो यहाँ इस हाइपोथेसिस में कहीं भी नो नहीं है, लेकिन फिर भी ये नल हाइपोथेसिस है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं बता रही, सिर्फ इतना कह रही है कि हाँ दोनों में रिलेशन है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड एकेडमिक स्कोर में, राइट। अब यहाँ देख लेते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के क्या एग्जाम्पल है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड एकेडमिक स्कोर ऑफ स्टूडेंट। देयर इज पॉजिटिव, ये एक डायरेक्शन बता रही है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देयर इज नेगेटिव, यहाँ पर भी डायरेक्शन बता रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट ये नॉन डायरेक्शनल का होता है, नल हाइपोथेसिस का, कि हम कैसे पहचानें कि नल हाइपोथेसिस कौन सी है। अब नल हाइपोथेसिस में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक बार ये क्वेश्चन भी आया है कि किस तरह की हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट के लिए किस तरह की हाइपोथेसिस बनाई जाती है। तो ये किस तरह की हाइपोथेसिस होती है? नल हाइपोथेसिस। याद रखिएगा एग्जाम में आए कि किस तरह की हाइपोथेसिस हम टेस्ट करने के लिए बनाते हैं, तो नल हाइपोथेसिस को। और किसी हाइपोथेसिस पे टिक मत करना, इसको रट लेना, नल हाइपोथेसिस, राइट। इसके अलावा जो नल हाइपोथेसिस होते हैं उसको H0 से डिनोट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ इसमें यही है। अब बाकी की हाइपोथेसिस देख लेते हैं। बाकी की हाइपोथेसिस क्या कहती है? जैसे सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। आगे देखते हैं। आइए बाकी की हाइपोथेसिस देखते हैं। डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हम देख चुके हैं। सिंपल हाइपोथेसिस देखिए, सिंपल हाइपोथेसिस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ऐसी हाइपोथेसिस जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताए। ये दो वेरिएबल्स कौन से हो सकते हैं? कौन से होते हैं दो वेरिएबल? ऑफ कोर्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो। एग्जाम्पल, स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर। इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस तरह की हाइपोथेसिस को सिंपल हाइपोथेसिस कहेंगे। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस ऐसी हाइपोथेसिस जिसमें दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों। ऐसी हाइपोथेसिस जिसमें दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों और उन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताए। एग्जाम्पल देखिए, स्मोकिंग एंड अदर ड्रग्स। स्मोकिंग एंड अदर ड्रग्स लीड्स टू कैंसर, टेंशन एंड चेस्ट पेन, राइट। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? दो हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये ना स्मोकिंग एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल अदर ड्रग्स। ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हमारे। और कैंसर, टेंशन एंड चेस्ट पेन ये डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो यानी हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं? दो हैं, 2 IV एंड 3 DV। कितने हो गए? 5 हो गए, यानी दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो गए। तो इस तरह की हाइपोथेसिस को हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहेंगे। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कौन सी होती है? ऐसी हाइपोथेसिस जिसमें हम उसको स्टैटिस्टिकली वेरीफाइड कर सके, स्टैट लगा के उसको वेरीफाई कर सके, चाहे वो इलॉजिकल ही क्यों ना हो। कोई भी हाइपोथेसिस
चाहे वो इलॉजिकल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसमें स्टैट लगाकर उसको वेरीफाई कर सकते हैं तो इस तरह की हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहलाएगी। जैसे 70% ऑफ पुअर इन इंडिया इज इलिटरेट। अब इसमें तो हमें स्टैट लगाना पड़ेगा इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। तो इस तरह की हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होगी। कैजुअल हाइपोथेसिस ऐसी हाइपोथेसिस जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताए, ऐसी कोई भी हाइपोथेसिस। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज यानी कारण, स्मोकिंग से क्या होता है, कैंसर होता है, तो स्मोकिंग कारण, प्रभाव क्या हुआ, कैंसर। स्मोकिंग इज इफेक्ट, कैंसर इज स्मोकिंग इज कॉज एंड कैंसर इज इफेक्ट। तो इस तरह की कैजुअल हाइपोथेसिस होगी। तो अब बात ये आती है कि क्या सारी हाइपोथेसिस कैजुअल होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती हैं? तो बिल्कुल नहीं। कुछ हाइपोथेसिस कोरिलेशन भी बताती हैं कि हाइट एंड वेट में क्या कोरिलेशन है। देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट। तो ये हमारी जो हाइपोथेसिस होगी, इस तरह की हाइपोथेसिस को जब हम टेस्ट करेंगे तो ये कोरिलेशन बताएगी, कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताएगी। जो कारण और प्रभाव बताए सिर्फ उसी को हम कैजुअल हाइपोथेसिस कहेंगे। एम्पेरिकल हाइपोथेसिस वो क्या होती है? एम्पेरिकल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेस्ड ऑन एविडेंसेस। ऐसे एविडेंसेस जो या तो ऑब्जर्वेशन से या एक्सपीरियंसेस से गेन किए गए हों। तो ऐसी हाइपोथेसिस जो किसी एविडेंस पर बेस्ड हो, जैसे कि कोई थ्योरी है, उस थ्योरी को आप दोबारा टेस्ट करना चाहते हैं। अब जो थ्योरी है वो ऑलरेडी एविडेंस पर बेस्ड है, हमने ऑब्जर्वेशन किया होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, उसके बेस पे हमने थ्योरी बनाई होगी, उसको टेस्ट किया होगा। तो जब हम उस थ्योरी को, जब वेरीफाइड कोई भी थ्योरी है, प्रिंसिपल है या कोई भी लॉ है, उसको हम दोबारा टेस्ट करते हैं, तो उस तरह की हाइपोथेसिस एम्पिरिकल हाइपोथेसिस कहलाती है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। Thirsty rat find their way through a maze quicker if there is water at the end of maze। ये वेरीफाइड एक थ्योरी है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि मेज यानी एक भूल भुलैया है, एक भूल भुलैया में एक तरफ चूहा है और दूसरी तरफ पानी है और वो चूहा प्यासा है। तो ये एक थ्योरी है कि वो जो प्यासा चूहा है वो अपना रास्ता जल्दी ही खोज लेगा। तो जब इस थ्योरी को हम दोबारा टेस्ट करेंगे तो इस तरह की बनाई हुई हाइपोथेसिस हम क्या कहेंगे? एम्पेरिकल हाइपोथेसिस। इसी तरह से न्यूटन के लॉ, अगर आप उनको दोबारा टेस्ट करते हैं, दोबारा उस थ्योरी के बेस पे अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो उसे कहेंगे एम्पेरिकल हाइपोथेसिस। यानी ऐसी हाइपोथेसिस जो पहले ऐसी हाइपोथेसिस जो पहले वेरीफाइड हो चुकी है, लेकिन दोबारा हम उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो उसे एम्पेरिकल हाइपोथेसिस कहलाएंगे। तो यहाँ तक हमारे हाइपोथेसिस का मीनिंग, हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाइपोथेसिस के टाइप्स क्लियर हैं। अब जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।